अच्छा, ये था ये था ये था ये था, आ रहा है आ रहा है आ रहा है। सोर्स एरर बता रहा है। क्लास चल रही है, चलेगी चलेगी बेटा जी, क्लास चलेगी, बिल्कुल चलेगी, चल गई है। हाँ जी, वेरी गुड मॉर्निंग। क्लास चल रही है बेटा, बिल्कुल चल रही है, बिल्कुल बढ़िया तरीके से चल रही है अब। हाँ, क्लास चल रही है, अब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्लास स्टार्ट हो गई है, एक बार थम्स अप करके बता देंगे कि हाँ जी क्लास स्टार्ट हो जा रही है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। दीदी क्लास नहीं चल रही, अब चल रही है गुड्डा, अब चल रही है, देखो देखो जल्दी जल्दी देखो, अब चल रही होगी आपकी क्लास, जल्दी जल्दी देखो, चल रही है अब क्लास, अभी भी नहीं चल रही। कनक, वेरी गुड मॉर्निंग गुड्डा, राधे 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 राधे, गुड मॉर्निंग मेरा प्यारा बच्चा। देखो हाँ थम्स अप आ गया, थम्स अप आ गया, इसका मतलब क्लास चल रही है। तो हेलो हाय गुड मॉर्निंग, राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मैं गार्गी सारस्वत आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर, और उम्मीद करती हूँ कि मेरे सभी प्यारे छोटे भाई बहन एकदम बढ़िया होंगे। सब बढ़िया चल रही है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ प्रणाम स्वीकार है मेरे बच्चे, ठीक है, सब बढ़िया है, बहुत बढ़िया। मेरी तबीयत भी ठीक है, आप अच्छे तरीके से तैयारी भी कर रहे हो, सब बढ़िया चल रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है। अब बात आती है इसी भाग 5 के अंदर, क्योंकि अभी हम भाग 5 ही पढ़ रहे हैं, सबसे ज़्यादा बड़ा जो है पोर्शन वो पार्ट 5 है। तो पार्ट 5 के अंदर हम सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हमने समझ लिया कि केंद्र में यानी सेंट्रल गवर्नमेंट में कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव के बारे में समझा था हमने, आर्टिकल 52 से समझा था, और आर्टिकल 52 से हमने राष्ट्रपति जी फिर उपराष्ट्रपति जी सबके बारे में पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा मंत्री और मंत्री परिषद के बारे में, फिर उसके बाद हमने पढ़ा संसद के बारे में, फिर उसके बाद हमने बीच में एक जगह पर आर्टिकल 76 में आपने अटॉर्नी जनरल के बारे में भी पढ़ा, और उसके बाद हम पहुंच गए थे कहाँ पर, आप आराम से संसद वगैरह सब करते हुए इनको कंप्लीट कर रहे थे। अब हमें समझना होगा सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो भी भाग 5 यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट में जुडिशरी है उसको शो करता है। तो उसे हम समझेंगे सुप्रीम कोर्ट को। सुप्रीम कोर्ट कहाँ मिलता है, भाग 5 के अंदर आर्टिकल 124 से लेके 147। सुप्रीम कोर्ट देश का न्यायालय होता है, पूरे देश के अंदर सबसे बड़ा कोर्ट, एपेक्स कोर्ट इसे कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या है, एपेक्स कोर्ट है। कैसा कोर्ट है बेटा, एपेक्स कोर्ट। एपेक्स कोर्ट का मतलब शीर्षस्थ, सबसे शीर्ष, इसके बाद कोई कोर्ट नहीं है भारत में, शीर्षस्थ न्यायालय है। कैसा कोर्ट है ये, शीर्षस्थ न्यायालय है, एपेक्स कोर्ट है। उसके बाद आपको पता है राज्यों के अंदर कोर्ट्स हैं, भारत के अंदर 25 हाई कोर्ट्स हैं। कितने, 25 हाई कोर्ट्स हैं। तो राज्यों के अंदर कोर्ट्स हैं, इसका मतलब कुछ राज्यों के कंबाइंड कोर्ट्स होंगे, जैसे पंजाब और हरियाणा का कंबाइंड कोर्ट है चंडीगढ़ में, तो इसी तरीके से कंबाइंड कोर्ट्स भी होंगे। और यूनियन टेरिटरीज भी कहीं ना कहीं किसी कोर्ट के साथ में अटैच होंगी। यूनियन टेरिटरीज के लिए भी एक कोर्ट बना हुआ होगा, जहां पर यूनियन टेरिटरीज में लोगों को जो प्रॉब्लम आती होंगी, केंद्र शासित प्रदेशों में लोगों को जो समस्याएं आती होंगी, उनका निपटारा, उन विवादों का निपटारा इन कोर्ट्स में होता होगा। तो पूरे देश के लिए एक कोर्ट जिसे आप कहते हो सुप्रीम कोर्ट, कहाँ है, नई दिल्ली में है। और राज्यों के लिए 25 स्टेट्स में क्या है, कोर्ट्स बने हुए हैं, हाई कोर्ट बने हुए हैं। फिर उसके बाद बात आती है राज्यों के बाद जिला लेवल पे भी दिक्कत होती है। हर कोई वही नहीं भागेगा कि लखनऊ ही भागे या इलाहाबाद ही भागे, ठीक है ना, हर कोई इलाहाबाद नहीं भाग पाएगा। तो फिर ऐसे में क्या होगा, हर जिले के अंदर भी कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जिसे बोलते हैं, लोअर कोर्ट्स जिसे बोलते हैं। तो जब लोगों को ये दिक्कत आती है कि मैं तो एक कोर्ट में देख लूंगा, हमारे यहाँ ब्रज में बोला जाता है, मैं तो कोर्ट में देखूंगा खूब बढ़िया तरीका से, मतलब इसका ये मतलब है कि मैं तुझे कोर्ट में देखूंगा, जिसे बोलते हैं ना इंग्लिश में आई विल सू यू, है ना, SUE, सू यू, आई विल सू यू, इसका मतलब मैं तुझे कोर्ट में घसीटूंगा। तो ये जो जिला न्यायालय है, लोअर कोर्ट है, वो हर जिले में अमूमन आपको देखने को मिलता है। तो वहां पे पहले आप अपना केस लेके जाते हैं, वहां से जो वर्डिक्ट मिलता है, जो न्याय मिलता है, उससे फैसले से अगर आप खुश नहीं हो पाते, अगर उस फैसले से खुश नहीं हो पाते, तो फिर आप हाई कोर्ट में जाते हो।
फिर आप सुप्रीम कोर्ट में जाते हो। अच्छा, इस लोअर कोर्ट में भी दो तरीके के मामले जाते हैं। एक मामले जाते हैं सिविल, जिसे बोलते हो दीवानी मामले, एक जाते हैं फौजदारी मामले। देखो ध्यान से समझना, दो तरीके के मामले होते हैं। सिविल यानी दीवानी, दीवानी का मतलब ये नहीं है तेरी दीवानी, नहीं, ठीक है। और फौजदारी यानी कि जिसे आप बोलते हो क्रिमिनल, ठीक है ना, क्रिमिनल केसेस। अब क्रिमिनल केसेस नाम से ही क्लियर है, फौजदारी हमारे यहाँ बोलते हैं बड़ा फौजदारी कर रहा है तू, ठीक है ना, ये कहते हैं ना, हमारे बल्कि ब्रज में तो ये बोलते हैं फौजदारी कर रहा है, फौजदारी, ठीक है। इसका मतलब ये कि आपने किसी ने आपको मारने का प्रयास किया, आप उसके खिलाफ अगर कंप्लेन करा रहे हो, मारपीट हुई, किसी ने किसी को जान से मार दिया, घर में कोई चोरी हो गई, डकैती हो गई, अपहरण की घटनाएं हो गई, ये सब क्रिमिनल केसेस में आती हैं, फौजदारी मुकदमे कहे जाते हैं। सिविल केसेस क्या हैं? पति पत्नी के बीच में अनबन है, तलाक चल रहा है, ठीक है। सिविल में और क्या आता है कि किराएदार और मकान मालिक एक दूसरे से घर खाली कराने के लिए चल रहे हैं, आप कहीं से सामान लेकर आए, वो सामान अच्छा नहीं था, आप उसे रिटर्न कराना चाहते हैं, आपका दुकानदार रिटर्न नहीं कर रहा, तो ये सिविल मामले हैं, ठीक है ना, इस तरीके का मामला रहता है। अच्छा, अब समझना है रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, समझेंगे अभी, बाद में सारे एक्ट भी एक बार एंड में पढ़ाने हैं मुझे। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये रेगुलेटिंग एक्ट का मतलब था कि कंट्रोल करना। ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन? ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि भारत में थी, उसे कैसे रेगुलेट किया जाए, कैसे कंट्रोल किया जाए। तो वहां जो काम कर रहे थे अंग्रेज बागड़ बिल्ले, उन बागड़ बिल्लों के अंदर एक आदत थी कि वो अपनी कंपनी की भी जड़ें काट रहे थे। क्या कर रहे थे? खुद ही अपना बिजनेस करने लगते थे और पैसा कमाने लगते थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी को नुकसान हो रहा था। ये कहानी मैं जब समझाऊंगी तब भी बताऊंगी आपको। तो ऐसे में रेगुलेटिंग एक्ट आया। ये किस लिए था? ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों को रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। रेगुलेट का मतलब होता है कंट्रोल करना, नियंत्रण करना। तो रेगुलेटिंग एक्ट आया 1773 में। इस एक्ट से ही शुरुआत मानी जाती है सुप्रीम कोर्ट की, या भारत के अंदर कोर्ट सिस्टम की। ऐसा नहीं है भारत के अंदर कोर्ट सिस्टम पहले से नहीं था। अरे था, क्यों नहीं था? आप एक बात बताओ, ग्राम पंचायतों में किसी को कोई दिक्कत होती थी तो कहां पहुंचते थे? उस पेड़ के नीचे, वहां पंच बैठा करते थे, वही बैठ के प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते थे। जहांगीर ने आपके न्याय की घंटी लगवा रखी थी, उसे बजा के कोई भी आगरा में उसके सामने न्याय मांग सकता था। तो न्याय का कंसेप्ट तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। लेकिन जब अंग्रेज भारत के अंदर आए तो 1773 में उन्होंने क्या करा? उन्होंने एक कंट्रोल, कंपनी के कर्मचारियों को, बागड़ बिल्लों को कंट्रोल करने के लिए एक एक्ट पास किया। और उसी एक्ट में उन्होंने एक बात कही कि आपको क्या करना होगा, एक सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया जाएगा। उस समय तक इन बागड़ बिल्लों का कंट्रोल जो था वो बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों तक ही इनका प्रभाव सीमित था। यानी उस समय का, जिसे बंगाल कहा जाता है, क्योंकि आज का बंगाल, बिहार और उड़ीसा उस जमाने का बंगाल प्रोविंसी का एरिया माना जाता है। तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट में पहली बार अंग्रेज बागड़ बिल्लों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सुप्रीम कोर्ट बनाया जाएगा। यह वो कोर्ट होगा जिसमें सारे मामलों की सुनवाई होगी। अब इसके बेसिस पे 1774 में कलकत्ता में, कहां बेटा? जस्ट एक साल बाद 1774 में, क्योंकि उस समय आपको पता ही 1912 से पहले भारत की राजधानी कलकत्ता रही है। तो मतलब अंग्रेज बागड़ बिल्लों के जाने, मतलब सॉरी क्या कहना चाहिए, मुगलों के बाद जब मुगलों का प्रभाव खत्म होता है, औरंगजेब लास्ट मुगल शासक है, उसके बाद 1857 की क्रांति का वक्त आता है। उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो चुका है कि बहादुर शाह जफर सेकंड, आपने हिस्ट्री में पढ़ा भी होगा, लास्ट मुगल होंगे, और फिर उसके बाद कोई दिल्ली के लाल किले में नहीं रहेगा। तो ये जो टेन्योर है 1857 से लेकर 1774 का, इस बीच पावर का डोमिनेंस जो है, पावर की शिफ्टिंग हो जाती है, क्योंकि सबसे ज्यादा क्रांतिकारी घटनाएं कलकत्ता से थी। तो अपने कहीं ना कहीं मुगलों के प्रभाव को कम करने के लिए कलकत्ता को राजधानी बना दिया था तब अंग्रेजों ने। 1857 की बात कर रही हूं मैं। फिर उसके बाद उन्हें वापस से महसूस हुआ, जब वहां
कलकत्ता में, बंगाल में बहुत ज्यादा कैसी एक्टिविटीज होने लगी? जब बंगाल में एक्टिविटीज होने लगी बहुत ही प्रभावकारी, जिसमें क्रांतिकारी एक्टिविटीज तो होने लगा। यहां से पहले तो वो हटाओ राजधानी, फिर दिल्ली बनाई गई। खैर, हाल फिलहाल अभी अंग्रेजों ने अपना प्रभाव जमाना बढ़िया तरीके से शुरू कर दिया है। तो इन्होंने ये जो सुप्रीम कोर्ट के लिए मतलब प्लेस चुना, वो 1774 में कलकत्ता चुना। क्या चुना? 1774 में कलकत्ता चुना। ये 1774 में कलकत्ता में है, ठीक है। 1774 में कहाँ है? ये कलकत्ता में है। आप समझ पा रहे होगे, बैटल ऑफ प्लासी हो चुका है, प्लासी का युद्ध, और साथ ही साथ बक्सर का युद्ध भी हो चुका है। तो अब इनके पास बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी है, तो इसीलिए ये चाहते थे बागड़ बिल्ले कि कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बनाया जाए। तो 1774 में कलकत्ता में पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है, जो अंग्रेजों की यानी यूरोपियन जितने भी हैं और साथ ही साथ भारतीय जितने भी हैं सबके मामलों की सुनवाई करेगा। मेरी बात यहां तक समझ में आई? ठीक है, मेरी बात यहां तक समझ में आई? क्लास अपने से कट हो जा रही है, ऐसे कैसे हो रहा है? सिद्धार्थ नहीं, शोभनाथ बेटा, शोभनाथ कह रहे हैं कि क्लास अपने से कट हो जा रही। बेटा मुझे लग रहा है वो नेटवर्क इशू है आपके में, और या फिर डेटा प्रॉब्लम है। एक बार बाहर निकलो गुड्डा, फिर वापस से एंट्री मारो। एक बार बाहर निकलो। हाँ, वांडीवाश भी हो चुका था। अब इसमें इस सुप्रीम कोर्ट में 4 बागड़ बिल्ले थे अंग्रेज। इसमें मुख्य चीफ जस्टिस जो था वो था एलिजा इम्पे। जो मेन बागड़ बिल्ला था वो रखा गया एलिजा इम्पे, और इस बागड़ बिल्ले को 3 और बागड़ बिल्ले दिए गए, यानी 3 और जज दिए गए। और वो 3 जज कौन थे? लिमिस्टर, चैम्बर, हाइड। ये नाम है, ये नाम है बेटा। तो सबसे मुख्य न्यायाधीश किसे रखा गया? मुख्य न्यायाधीश रखा गया एलिजा इम्पे को, और उसके अंडर 3 बागड़ बिल्ले दिए गए, यानी 3 जजेस दिए गए। अब नाम कैसे याद करने हैं? लेमन जूस लेकर मेरे चैम्बर में हाइड हो जाओ, छुप जाओ। वकीलों के चैम्बर होते हैं, जजेस के चैम्बर मतलब ऑफिसेस होते हैं, ठीक है। तो लिमिस्टर, हाइड और चैम्बर, ये 3 बागड़ बिल्लों के साथ पहला सुप्रीम कोर्ट बनता है। अंग्रेजों के समय पर रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से बना, 1774 में बना। कहां बना? कलकत्ता में बना। इतनी बात ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? भारत शासन अधिनियम यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है 1935 में, और कहा गया भारत संघीय न्यायालय की स्थापना, यानी फेडरल कोर्ट की स्थापना की जाएगी भारत के अंदर। अब फेडरल कोर्ट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब था भारत के अंदर जितने भी संघ क्षेत्र हैं, यानी भारत के अंदर जितने भी उस समय पर अंग्रेजों के अंडर आने वाले ब्रिटिश प्रांत थे, ब्रिटिश भारतीय प्रांत थे या देसी रियासतें थीं, सबके लिए एक फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत संघीय न्यायालय की स्थापना की गई। इसका काम क्या था? सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच कोई विवाद हो उनका निपटारा करना। तो इसकी स्थापना होती है 1 अक्टूबर 1937 में। भारत शासन अधिनियम 1935 में कहा गया कि एक संघीय न्यायालय होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ऐसे स्टेट्स हैं जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट से जब विवाद होता है तो कहां सुने जाएंगे। तो ऐसे में स्थापना की गई 1 अक्टूबर 1937 में। किसकी? फेडरल कोर्ट की। इंडिया के अंदर फर्स्ट फेडरल कोर्ट वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1 अक्टूबर 1937 बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत केंद्र और राज्य सरकारों के बीच किसी भी तरीके के विवाद का निपटारा करने के लिए भारत के अंदर 1 अक्टूबर 1937 को भारत का संघीय न्यायालय स्थापित किया गया। ठीक है, आ रही बात समझ में? ठीक। अब लेकिन भारत फिर होता है आजाद। सबको पता है 10 साल बाद भारत की आजादी होती है। 10 साल बाद जब भारत की आजादी होती है, यानी 1947 का समय आता है, तो उसके बाद भारत के अंदर हम नहीं चाहते थे कि हम ऐसी किसी भी निशानी को फॉलो करें जो अंग्रेजों की हो और अंग्रेजों की दासता को शो करती हो। हालांकि अच्छी चीजों को हमने फॉलो किया, ऐसा तो है नहीं कि हम तोड़ ताड़ दिया। अब एक बात बताओ, कनॉट प्लेस अंग्रेजों के समय पे ही 2 बहुत बड़े आर्किटेक्ट ने बनाया, एडवर्ड लुटिन और हर्बर्ट बेकर। तो क्या तोड़ मारा हमने? नहीं तोड़ा।
तो ऐसे में हमें लगा कि हमारी न्यायपालिका स्वतंत्र होनी चाहिए, तो हमने 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। कहाँ? जहां आज है नई दिल्ली में। 26 जनवरी 1950 को फ्री इंडिपेंडेंट इंडिया के अंदर 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, और इसने एक दिन बाद यानी कि 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू किया। कब से काम करना शुरू किया? 28 जनवरी 1950 से भारत का जो वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है उसने काम करना शुरू किया। तो यहां से 3 क्वेश्चंस बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है गुड्डा कि भारत के अंदर सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस एक्ट के माध्यम से की गई? तो आपका जवाब होगा रेगुलेटिंग एक्ट 1773, और सबसे पहले जहां बना 1774 में बना। भाई देखना यार प्रदीप भैया, ये बच्चे बोल रहे हैं बफरिंग हो रही है, क्लास कट रही है, क्लास कट रही है, प्लीज देखो भाई। 2 मिनट रुको बेटा, मैं कॉल करती हूँ। ज्योति बीच में नहीं आना, इसीलिए नहीं समझ में आता फेडरल कोर्ट क्या है। अभी अभी बताया ना फेडरल कोर्ट क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच। अरे प्रदीप भैया प्लीज देखना, बच्चे कह रहे हैं क्लास कट रही है बीच बीच में। सही चल रही है? अच्छा अच्छा, तो इसका कुछ कह रहे हैं बफरिंग, ये मुझे लगता है वो बारिश वारिश हुई है तो इसके चक्कर में इनके यहाँ का इंटरनेट बाधित चल रहा होगा। आज वाला दूंगा ऐसा ही मुझे लग रहा है। अब मैं अपने फोन में चला रहा हूँ ना, जैसा यहाँ पे हाँ हाँ, एप्लीकेशन में तो सही चल रही है, कट भी नहीं रही। बाकी सब कह रहे हैं ऑल ओके ऑल ओके। हाँ मुझे लग रहा है बेटा शायद इंटरनेट की समस्या है आपके में, एक बार चेक करो बच्चा, ठीक है? ओके भैया। प्रॉब्लम आ रही है आज ऐप में ऑपरेटर भैया, सही बात है। अच्छा, जिनका सही चल रहा है वो खुश रहो, जिनका गड़बड़ चल रहा है वो क्लास को या तो अभी नहीं चल रहा है 1-2 बार देखने के बाद भी तो परेशान मत करना अपने आप को, फिर बाद में देख लेना, क्योंकि वो बीच बीच में कट रही है तो आधी बातें वो बीच में जो गायब हो जाएंगी वो फिर गड़बड़ा जाएंगी, ठीक है ना? हाँ ठीक, आ रही बात समझ में ना बेटा? कोई खैर इस एज में मैं ये समझती हूँ जो बच्चा सीजीएल की तैयारी कर रहा है वो इतना झूठ नहीं बोलेगा कि झूठ बोले कि नहीं जी साहब मेरे में दिक्कत आ रही है, क्योंकि वो भी जानता है नुकसान उसका खुद का है, ठीक है ना? आपने पे किया है इस बैच को लेने के लिए। तो सबसे पहले तो पूछा जाए कि भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट की स्थापना सबसे पहली बार कब हुई, तो जवाब एक ही होना चाहिए, वो होना चाहिए रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया, 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट बना, जिसमें एलिजा एम्पे मुख्य न्यायाधीश थे, और फिर उसके बाद लिमिस्टर, चैम्बर्स और हाइड 3 अन्य न्यायाधीश थे। फिर उसके बाद इंडिया के अंदर पहला फेडरल कोर्ट कब बना? फेडरल कोर्ट का मतलब है जो केंद्र और राज्यों के बीच में निपटारा करे, संघीय न्यायालय, तो वो बनता है 1937 में, 1 अक्टूबर 1937 में, और ये भारत शासन अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बनता है। फिर बात आई स्वतंत्र भारत का सुप्रीम कोर्ट, तो आज जिस सुप्रीम कोर्ट को आप और हम देखते हैं, आज जिस सुप्रीम कोर्ट को आप और हम देखते हैं, है ना, वो बना 26 जनवरी 1950 को, और उसने काम करना शुरू किया 28 जनवरी 1950 से। 26 जनवरी 1950 वही समय है जिस दिन से हमने संविधान को लागू किया, संविधान को एग्जीक्यूट किया, और उसी दिन हमने संविधान की सुरक्षा करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन का इंटरप्रेटर, कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या, संविधान की व्याख्या करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का भी निर्माण करा, ठीक है? तो आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक सुप्रीम कोर्ट के बारे में बात करेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं आर्टिकल 124 क्या कहता है। तो आर्टिकल 124 कहता है सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होगी, गठन होगा। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कह लो या गठन कह लो, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कह लो या गठन कह लो, इसका मतलब है कि आर्टिकल 124(1) कहता है बेसिकली तो कि सुप्रीम कोर्ट की, उच्चतम न्यायालय की, ठीक है, यहां पे मैंने ये जुड़वा दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आर्टिकल 124 सबसे पहले कहता है कि भारत के अंदर एक सुप्रीम कोर्ट होगा, उसकी फॉर्मेशन होगी। अब जब सुप्रीम कोर्ट होगा तो बात हुई कि कितने जज होंगे। जैसे 1774 के में कलकत्ता में जो रेगुलेटिंग एक्ट के बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट बना, उसके अंदर आपको पता है 4 जज थे, एक चीफ जस्टिस था और बाकी के 3 बागड़ बिल्ले थे। लेकिन बात निकल के आई कि भाई जब आर्टिकल मूल संविधान में लिखा गया
तो कहा गया कि कितना सुप्रीम कोर्ट में कितने जजेस होंगे, तो आर्टिकल 124 में मूल संविधान में लिखा गया था कि जजेस की संख्या 8 होगी। इसमें 1 होंगे चीफ जस्टिस और 7 होंगे अदर जजेस। यानी उस समय पे बताया गया था कि जजेस की संख्या कितनी होगी, 8 होगी, और उसमें 1 होंगे चीफ जस्टिस और 7 होंगे अदर जजेस। यहां से क्वेश्चन पूछा गया है, हालांकि बहुत छोटे एग्जाम्स में पूछा गया है, पर पूछा गया है, ये एरिया इंपॉर्टेंट है। तो मूल संविधान में 8 जजेस के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन समय समय पर क्या सिचुएशन बनी, समय समय पर संसद को अधिकार दिया गया कि वो जजेस की संख्या में चेंज करे। क्यों बेटा, क्यों चेंज करना है? क्योंकि कारण बहुत स्पष्ट है, और वो स्पष्ट कारण ये है कि किसी भी वजह से ऐसा नहीं हो सकता कि आप केवल और केवल एक ही जज के या 7 या 8 जजेस से ही काम करवाते रहो, है ना, जबकि देश के अंदर जनसंख्या बढ़ जाएगी। तो इसे करो 124(1), जिसमें सुप्रीम कोर्ट की स्थापना और गठन की बात है। यही संविधान में जजेस की बात है कि भैया कितने जजेस होंगे, तो मूल संविधान में जजेस की संख्या 8 थी, जिसमें 1 मेन जज और 7 अदर जजेस थे, उनके बारे में बात की गई। फिर उसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बदलने के लिए एक एक्ट लाया गया कि भाई जैसे जैसे समय बदलेगा तो ये केवल 8 जजेस तो सारे मामलों का निपटारा नहीं कर पाएंगे, इसीलिए सुप्रीम कोर्ट एक्ट आया, किसका? नंबर ऑफ जजेस यानी न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करने के लिए। यह सुप्रीम कोर्ट एक्ट कब आता है? 1956 में आता है, यानी कि 6 साल बाद आता है सुप्रीम कोर्ट के बनने के, 1956 में आता है। इसके बाद कितने जजेस होंगे, ये संख्या बढ़ाने का अधिकार किसको दे दिया गया? संसद को दे दिया गया। किसको दे दिया गया? संसद को। मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर से सुनिए। 26 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट बनता है, 28 जनवरी 1950 से काम करना शुरू करता है। 124A आर्टिकल 124(1) ये कहता है कि भाई सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी, गठन किया जाएगा, और बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें लिखा गया कि सदस्यों की संख्या 8 होगी। 1 होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, 1 जो होंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश, एक कह रहा हाई कोर्ट का हिंदी उच्च न्यायालय होता है हाई कोर्ट का, और ये सर्वोच्च न्यायालय होता है सुप्रीम कोर्ट, और 7 अदर जजेस होंगे। लेकिन क्योंकि समय समय पर संख्या में बदलाव लाने की जरूरत थी, क्योंकि देश बड़ा है, जनसंख्या बढ़ेगी, तो सुप्रीम कोर्ट में जजेस की संख्या भी ज्यादा होनी चाहिए। इसके लिए 1956 में एक एक्ट आया, सुप्रीम कोर्ट एक्ट, न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने से रिलेटेड। उसमें कहा गया कि जजेस की कितनी संख्या होगी, कितना नंबर होगा, ये अथॉरिटी संसद को दी जाती है, भारत की पार्लियामेंट को दी जाती है। संसद की शक्ति जब पावर मिल गई किसको? सुप्रीम कोर्ट की, मतलब सुप्रीम कोर्ट के जजेस के नंबर बढ़ाने की पावर पार्लियामेंट को मिल गई, तो 1956 में ही जजेस की संख्या 7 से बढ़कर 10 हो गई। उसी साल जजेस की संख्या 7 से बढ़कर क्या हो गई? 10 हो गई। 2019 में यह संख्या 34 हो गई। 1 चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI का मतलब जहां जहां आगे मैं लिखूंगी उसका मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो पूरे भारत का मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम न्यायाधीश कहां बैठेगा? सुप्रीम कोर्ट में बैठेगा, और 33 अदर जजेस होते हैं जो इसकी मदद करते हैं। तो कुल मिला के वर्तमान में 34 न्यायाधीश भारत के सुप्रीम कोर्ट में कार्यरत हैं। ये बात दिमाग में बिठा लीजिएगा, क्वेश्चन बहुत छोटा लेकिन बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है। यहां से कहानी बहुत अच्छे तरीके से समझिए। पहले जब संविधान बना तो 8 न्यायाधीश थे, फिर 1956 में एक्ट आया कि भाई हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर न्यायाधीशों की संख्या में परिवर्तन करना है, यह अधिकार संसद को दिया जाता है। 1956 में ही 7 से संख्या बढ़कर 10 हो गई। 2000 फिर जीवन भर, मतलब इतने लंबे समय में बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। फिर 2019 में जाकर यह सिस्टम हुआ कि 1 तो होंगे मुख्य न्यायाधीश और 33 अदर जजेस होंगे उनकी मदद करने के लिए। तो आज वर्तमान में कितने जजेस हैं? 34 जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट में। अभी वर्तमान में CJI कौन है? तो याद रखना DY चंद्रचूड़ जी क्या हैं? चीफ जस्टिस हैं। कोई दिक्कत?
हाँ, DY चंद्रचूड़ क्या है वर्तमान में? CJI यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, या कह लीजिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। क्या कह लीजिए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या भारत के मुख्य न्यायाधीश इन्हें कह सकते हैं। हाँ, उच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय। हाँ जी, सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, वो हाई कोर्ट पूछ रहा था इसलिए बताया था उच्च न्यायालय। ठीक है, आ रही बात समझ में? गलती से 43 लिख गया एक बच्चा, 34। ठीक है बेटा। हाँ, DY चंद्रचूड़। ठीक है। हाँ बेटा, 10 अन्य न्यायाधीश नहीं हुए, 7 से जब सीधे 10 की बात कर रहे हैं तो 10 अन्य न्यायाधीश और एक चीफ जस्टिस, यानी 1956 में 11 हो गए थे। ठीक है, आ जाओ अब आगे बढ़ते हैं। 124(2) क्या कहता है? 124(1) तो यही कहता है कि सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। गठन किया जाएगा तो वहीं बात की जाती है कि कितने उसके अंदर अदर जजेस होंगे और कौन चीफ जस्टिस होंगे। ये वाली बात क्लियर हो गई 124(1) में। 124(2) ये कहता है कि हर जज, सुप्रीम कोर्ट का हर जज का मतलब बेटा चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, CJI हो, या सुप्रीम कोर्ट के अदर जजेस हो 33। ठीक है, हर जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। हर जज का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? प्रेसिडेंट साहब करेंगे। अब राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट साहब सबसे पहले CJI को चुनते हैं। अब CJI को कैसे चुनते हैं ये बात ध्यान से सुनो। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये सारे जजेस जो 33 के 33 जजेस काम कर रहे हैं, अदर जजेस, इनमें से देखा जाएगा कौन सा जज सीनियर है। जब DY चंद्रचूड़ जी का रिटायरमेंट होगा तो देखा जाएगा इनमें से कौन सा जज सीनियर है। सीनियर यानी कि कौन से जज को सुप्रीम कोर्ट में ज्यादा समय हो गया है, या ये देखा जाएगा कि किस जज को ज्यादा एक्सपीरियंस है। उसके बाद सीनियरिटी के बेसिस पे DY चंद्रचूड़ जी के रिटायरमेंट के बाद उन्हीं जजेस में से किसी को सीनियरिटी के बेसिस पे क्या बना दिया जाएगा? भारत का मुख्य न्यायाधीश। ये बात समझ पा रहे हो? ये बात समझ पा रहे हो मेरी? ठीक है, तो इनका अपॉइंटमेंट आर्टिकल 124(2) कहता है कि जितने भी जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, चाहे वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चाहे अदर जजेस हो, हर जज का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति जी करते हैं। कैसे करते हैं? बिल्कुल वैसे ही जैसे प्राइम मिनिस्टर का और उसके बागड़ बिल्लों का अपॉइंटमेंट करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रपति जी मुख्य न्यायाधीश को चुनते हैं। फाइल आती है कि सीनियरिटी के बेसिस पे DY चंद्रचूड़ जी सबसे ऊपर हैं, और उसके बाद ये 3 और नाम हैं। तो उन नामों की जांच करने के लिए कहाँ आपकी एजेंसी होम मिनिस्ट्री तक जाता है। होम मिनिस्ट्री के बाद आपकी IB इंटेलिजेंस ब्यूरो तक ये फाइल जाती है कि क्या इनमें से किसी भी न्यायाधीश ने घूस ली है या रिश्वत के मामलों में, आरोपों में फंसे तो नहीं है। जांच करने के बाद फिर हरी झंडी मिल जाती है। फिर राष्ट्रपति जी किसकी नियुक्ति कर देते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की। जैसे ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है, वैसे ही ये मुख्य न्यायाधीश महोदय बताते हैं कि और कौन से 33 मेंबर्स होने चाहिए, और फिर उसके बेसिस पर, उनकी सलाह पर, ठीक है, अन्य जजेस की नियुक्ति कर देते हैं। कौन? आपके राष्ट्रपति जी। कोई दिक्कत हुई? ठीक है, कोई दिक्कत हुई यहां तक? हाँ, क्लियर हुआ? हाँ क्लियर है, बहुत बढ़िया। ठीक है। हाँ बेटा, सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया आज भी वर्तमान में 34 हैं, एक मुख्य, इसीलिए तो वर्तमान का मतलब प्रेजेंट, इसीलिए तो कह रही हूं 1 is a CJI and 33 are the other judges in Supreme Court। ठीक। हाँ, कितने सदस्य हैं इन प्रेजेंट? इतने ही हैं। अब आ जाओ, सब पता लगेगा कि कितने समय का टेन्योर होता है, थोड़ी तसल्ली रखो। आर्टिकल 124(a), 124(2). अब बात करते हैं आर्टिकल 124(3) की बात करते हैं। जब आप 124(3) की बात करते हो, ये भी क्लियर हो गया 124(a) में कि कितने जजेस होंगे, फिर ये क्लियर हो गया उनका अपॉइंटमेंट कौन करेगा। तो अब बात आती है कि जो जजेस होंगे उनकी खुद की एलिजिबिलिटी क्या होगी, उनकी नियुक्ति की पात्रता क्या होगी, उनकी खुद की एलिजिबिलिटी क्या है। एलिजिबिलिटी मतलब उनकी पात्रता, कौन बन सकता है सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई तो एलिजिबिलिटी होती होगी। तो हाँ, पहली एलिजिबिलिटी है वो भारत का नागरिक हो। पहली एलिजिबिलिटी क्या है? वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ये बात क्लियर होनी चाहिए।
उसके बाद और लगाओ बेटा, ये दूसरी एलिजिबिलिटी नहीं है उसके, सॉरी 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 सॉरी, ये तो क्लियर है, भारत का नागरिक तो होना चाहिए। सेकंड में या लगा लो, या लगे हुए हैं ना यहाँ पे, चलो बहुत बढ़िया। सेकंड एलिजिबिलिटी है कि वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक एज अ जज काम कर चुका हो, कोई भी हाई कोर्ट हो भारत का, 25 उच्च न्यायालय में से किसी भी न्यायालय में, किसी भी हाई कोर्ट में, हाई कोर्ट ध्यान रखना, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जज बनना है तो पहली चीज तो आती है वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात आती है वो किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल तक क्या रहा हो, जज रहा हो। अगर 5 साल तक जज नहीं रहा तो फिर या में आती है, अगर जज नहीं है तो किसी भी हाई कोर्ट में 10 साल तक लॉयर रहा हो, या फिर राष्ट्रपति जी की नजर में एक नॉलेजेबल, एक बहुत ही एडवांस्ड क्या हो, लॉ की नॉलेज रखने वाला हो, पारंगत विधिवेता हो, यानी कि प्रेसिडेंट की नजर में रिकॉग्नाइज्ड क्या हो, एक लॉ इंटेलिजेंस हो। तो यानी केवल और केवल देखा जाए तो दो ही योग्यताएं चाहिए आर्टिकल 124(3) के तहत आपको क्या बनने के लिए, सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। क्या, पहला तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरा कि वो सुप्रीम कोर्ट से पहले किसी भी हाई कोर्ट में 5 साल के लिए जज रहा हो। अगर 5 साल के लिए जज नहीं रहा है तो फिर या में कहा जा रहा है, और या तो ये हो या ये हो, और कहा जा रहा है, और उसने कम से कम 10 साल के लिए किसी भी हाई कोर्ट में एज अ लॉयर प्रैक्टिस की हो। ये भी नहीं है तो भी उसके पास मौका है, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब की नजरों में वो कानून का बहुत बड़ा ज्ञाता हो तो भी उसको सुप्रीम कोर्ट में जज नियुक्त किया जा सकता है। ठीक है, क्या जजेस की नियुक्ति में राष्ट्रपति जी पीएम की सलाह लेते हैं? अवनीश गुप्ता, कायदे में तो आप खुद जानते हैं कि प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद की ही उस पर काम किया जाता है। ठीक है, तो ये जो जजेस की लिस्ट आती है ये उसी बेसिस पे आती है। बहुत बड़ा हंगामा हुआ था मोदी गवर्नमेंट के समय पर, क्योंकि मोदी गवर्नमेंट ने ये कहा था, एक सिस्टम होता है जजेस की नियुक्ति का जिसे बोलते हैं कॉलेजियम सिस्टम। क्या कहते हैं इस सिस्टम को? कॉलेजियम सिस्टम। इसमें क्या होता था, जजेस ही आपस में ही सीनियरिटी के बेसिस पे अपनी लिस्ट प्रिपेयर करते थे और उस लिस्ट को होम मिनिस्ट्री भेज दिया करते थे। अब ऐसे में जो न्यायपालिका थी, जुडिशरी थी, वो इंडिपेंडेंट थी, लेकिन कोशिश ये की जाने लगी कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में जो जजेस की नियुक्ति होगी उसके लिए एक नेशनल जुडिशरी सिस्टम बनाया जाएगा, काउंसिल बनाई जाएगी और उसके तहत इसका सॉल्यूशन किया जाएगा, अपॉइंटमेंट किए जाएंगे। उसके अंदर भारत का लॉ मिनिस्टर भी रखा गया था, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी रखे गए थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया कि नहीं, हमारा पुराना कॉलेजियम सिस्टम ही रहने दो। लेकिन मैं आपको बता दूं कि आज भी भारत के अंदर जो जुडिशरी इंडिपेंडेंट है वो इसी वजह से है कि आज कॉलेजियम सिस्टम है। उससे पहले भी मैं आपको बता दूं, अगर आपको लगता है कि कांग्रेस की सरकार बड़ी धुली हुई सरकार है, तो इंदिरा गांधी जी ने अपनी पसंद के जो जजेस थे उनको सीजेआई बना दिया था। क्यों करा ऐसा? बल्कि उनसे पहले सीनियरिटी में 2 जजेस और थे, क्योंकि उन्हें लगा कि भैया ये जो जजेस हैं ये मेरा फेवर ज्यादा करेंगे। तो इस वजह से मुख्य न्यायाधीश तक सीनियरिटी के बेसिस में जो लिस्ट थी उसमें तीसरे नंबर के जज को भारत का मुख्य न्यायाधीश बना दिया गया था। तो ऐसा भी भारत के अंदर हुआ है, ठीक है। लेकिन अब नहीं होता है, क्योंकि अब मीडिया इतना पावरफुल है कि हमें पता लग जाता है, और अब अगर ऐसा कुछ होता है तो जजेस स्ट्राइक्स पे पहुंच जाते हैं और बहुत ज़्यादा किरकिरी हो जाती है, जनता को भी पता लगता है, तो फिर सरकार को समझना पड़ता है। ठीक है, बताएंगे लॉयर और बैरिस्टर में क्या अंतर है? आपके में आता नहीं, इसलिए आप टेंशन न लो, न अभी न लॉयर पूछा जाएगा ना बैरिस्टर पूछा जाएगा, ठीक है। यहां तक की बात समझ में आए? जितना पहले समझा रही हूं पहले उन्हें समझो, फिर जो तुम्हारा छोटा मोटा ज्ञानवर्धन है उसे अलग अलग समय पे करते रहेंगे, ठीक। 124(4) क्या कहता है? 124(4) क्या कहता है?
यहां तक समझ में आया 124(3) तक। 124(4) कहता है न्यायाधीशों को यानी सुप्रीम कोर्ट के जजेस को, और यही 124(4) हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए भी यूज होगा कि जजेस को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले कैसे हटाया जाएगा, जजेस को उनका कार्यकाल पूरा होने से पहले उन्हें कैसे रिमूव किया जाएगा, रिमूवल ऑफ द जजेस बिफोर देयर टेन्योर। आर्टिकल 124(4) बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यायाधीशों को हटाने के लिए आधार क्या होगा, आपका बेस क्या होगा, किस बेसिस पे आप जजेस को हटाओगे? तो दो ही बेसिस हैं, साबित कदाचार और असमर्थता। साबित कदाचार यानी पता लग जाए कि इन्होंने एज अ जज रहते हुए कुछ गड़बड़ी की है, या फिर असमर्थता इन एलिजिबिलिटी, इसका मतलब ऐसा लगने लगे कि ये पागल हो गया है जज, या इसके द्वारा दिए गए जजमेंट प्रॉपर नहीं है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है, जिस काम को करने के लिए इसे इस गद्दी पर बैठाया गया था, इस कुर्सी पर बैठाया गया था, ये कर नहीं सकता। तो केवल दो ही बेसिस हैं। आर्टिकल 124(2) कहता है कि जजेस को उनके टेन्योर से पहले कैसे हटाया जाए, और उसी के अंदर जजेस को उनके टेन्योर से हटाने के लिए वो बेस देता है। बेस क्या है? दो। एक तो उनके ऊपर ये चीज क्लियर हो जाए कि उन्होंने कुछ गड़बड़ी की है, साबित हो जाए कदाचार, यानी उन्हें पता लग जाए कि उनका बिहेवियर इनएप्रोप्रिएट था, और असमर्थता कि भाई वो इस लायक नहीं है, इस पद को होल्ड करने के लायक नहीं है। फिर जैसे ही यह आधार क्लियर होता है तो प्रस्ताव प्रपोजल लाया जाता है। क्या किया जाता है? प्रपोजल। यह प्रपोजल कहीं भी लाया जा सकता है, लोकसभा में भी या राज्यसभा में भी। अगर लोकसभा में लाया जाता है तो याद रखिएगा 100 MP के सिग्नेचर चाहिए, 100 MP यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा के सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। और अगर राज्यसभा में लाया जाता है पहले, तो राज्यसभा के अंदर 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। जिसमें भी पहले लाया जाए संख्या यही रहेगी। अगर लोकसभा में लाया जाएगा तो 100 सांसदों के सिग्नेचर, और लोकसभा से जब पास हो जाता है ये प्रपोजल तो राज्यसभा में भेजा जाएगा, तो वहां पे भी पहले प्रपोजल को ही पास होने के लिए 50 सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। ठीक है ना? हाँ, दोनों को याद रखना। अब ये जज है भाई, ये जज है, आप इसको ऐसे ही नहीं कह सकते कि आप असमर्थ हो अपने काम को करने के लिए, या आपने बेईमानी की है, साबित कदाचार। तो इसका मतलब जब ये प्रस्ताव पास होगा, कहां? लोकसभा या राज्यसभा से। लोकसभा में इस पे 100 सांसद सिग्नेचर करते हैं कि हाँ, ये जो इस समय वर्तमान में भारत के अंदर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनके जो अन्य न्यायाधीश हैं, कोई भी अन्य न्यायाधीश 33 में से, ये ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो हटाने के लिए क्या लाया जा रहा है? प्रस्ताव, प्रपोजल लाया जा रहा है। तो 100 तो लोकसभा में सांसदों के सिग्नेचर और 50 राज्यसभा में सांसदों के सिग्नेचर चाहिए। फिर उसके बाद जांच समिति बनेगी, एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। जांच तो होगी बेटा, क्या बनेगी? एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी। क्या बनेगी बेटा जी? एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है इंक्वायरी होना। इस इंक्वायरी कमेटी में 3 जजेस होंगे। एक पूरा मतलब ये रिटायर्ड जजेस होंगे, एक तो होंगे सुप्रीम कोर्ट के जज, और 2 होंगे किसी भी हाई कोर्ट के जज। जब जांच समिति बनेगी कि इस जज के खिलाफ जो केसेस चल रहा है, या ये प्रपोजल लाया जा रहा है कि ये अपनी पोस्ट के एप्रोप्रिएट नहीं है, इनएप्रोप्रिएट है, या फिर असमर्थता है, या फिर इनके खिलाफ कदाचार का मामला कि भाई इन्होंने कुछ गड़बड़ी की अपने पद पे रहते हुए, ये मामला सामने आ रहा है। तो ऐसे में जब प्रपोजल पास हो गया, लोकसभा में 100 MPs के सिग्नेचर हो गए, राज्यसभा में 50 MPs के सिग्नेचर हो गए, तो फिर होगी क्या? एक इंक्वायरी कमेटी बैठेगी, उसके अंदर 3 मेंबर होंगे, एक सुप्रीम कोर्ट के जज और 2 हाई कोर्ट के जज। अब ये जजेस अपनी रिपोर्ट भेजेंगे कि क्या ये जो आरोप लग रहे हैं इस जज के ऊपर, ये सही है या गलत है। क्या भेजेंगे? ये भेजेंगे अपनी रिपोर्ट। अच्छा, जब तक रिपोर्ट आती है, कई बार तो जजेस उससे पहले ही रिजाइन दे देते हैं, उससे पहले ही रिजाइन दे चुके हैं कई जजेस। ठीक है, क्यों? क्योंकि जज वो भी सुप्रीम कोर्ट में बड़ी इज्जत की बात होती है बेटा जी, या किसी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस हो, बड़ी इज्जत की बात होती है, उसके ऊपर इस तरीके के इल्जामात, तो वो कई बार खुद ही रिजाइन दे देते हैं। और अगर उन्होंने रिजाइन दे दिया तो यकीन मानिए वो जांच उसी समय रुक जाती है।
फिर आगे इस तरीके से प्रपोजल या रिमूवल का प्रोसेस नहीं चलता। लेकिन हाल फिलहाल जांच समिति की रिपोर्ट आई, जांच समिति की रिपोर्ट आई तो उसके बाद जांच समिति ने ये पाया कि हाँ भाई ये जजेस के लिए जो मामला है वो सही है या गलत है। तो यहां से रिपोर्ट के बाद में यहां अपने आप लिखना, जांच समिति ने अगर ये पाया सही या गलत, जो भी आरोप लगे। देखो अगर गलत है तो यही मामला कट गया, और अगर जांच समिति ने पाया कि सही है मामला, इन्हें ये पता लगा कि सही है मामला, तो क्या होगा, लोकसभा में और राज्यसभा में, दोनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों से आपको 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पारित कराना होगा। 2/3 बहुमत से ये प्रस्ताव पास कराना होगा, और जैसे ही हो जाता है इसके ऊपर राष्ट्रपति जी के साइन होंगे। राष्ट्रपति के क्या होंगे, साइन होंगे, और तुरंत उस जज को क्या करना होगा, रिमूव करना होगा। ठीक है, तुरंत उस जज को अपनी पद को छोड़ना होगा। आज तक भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट के किसी भी जज को ऐसे नहीं हटाया गया है। ठीक है, प्रस्ताव जरूर लाया गया, लेकिन कभी भी आरोपों की जांच समिति के बाद ऐसा नहीं हुआ कि प्रपोजल पास हुआ हो। प्रस्ताव लाए गए, वी रामास्वामी जी के लिए लाया गया, दीपक मिश्रा जी के लिए लाया गया, लेकिन कभी इन्हें इनके पद से नहीं हटाया गया। वी रामास्वामी जी के लिए लाया गया, दीपक मिश्रा जी के लिए लाया गया, और शुरुआती दौर में ही जब ये प्रस्ताव पे सिग्नेचर होते हैं तो लोकसभा से 100 सांसदों के और राज्यसभा से 50 सांसदों के, ये शुरुआती दौर में ही ये प्रपोजल ही गिर पड़े। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? आपको याद रखना है आर्टिकल 124(4) कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, और हटाने में क्या करना होता है, सबसे पहले प्रपोजल लाया जाएगा। ये प्रपोजल लाया जाएगा सुप्रीम कोर्ट लोकसभा के अंदर 100 सांसदों के सिग्नेचर, राज्यसभा में जस्ट आधे के सिग्नेचर। उसके बाद ये प्रपोजल पास माना जाता है, खुद इनको जज को भी इसकी सूचना दे दी जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, एक जांच समिति, इंक्वायरी कमेटी बैठती है जिसमें 3 जजेस हैं, एक हाई कोर्ट का, 2 सुप्रीम कोर्ट के, एक सुप्रीम कोर्ट का, 2 हाई कोर्ट के। उसके बाद अगर आरोप सही साबित होते हैं तो लोकसभा और राज्यसभा में उपस्थित और मतदान करने वाले, प्लीज इस बात को समझा करो, हमेशा 2/3 की मेजॉरिटी यही मानी जाती है कि उपस्थित और मतदान करने वाले। इसका मतलब उस दिन जितने लोग प्रेजेंट हैं और जितने लोगों ने वोट किया है उनमें से लोकसभा के 2/3 बहुमत से मेजॉरिटी से पास होगा, फिर राज्यसभा से भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होगा, फिर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर होंगे, तब वो पद से हटेगा। ठीक है, आधी बात समझ में? तो याद रखें, अभी तक सुप्रीम कोर्ट के किसी जज को नहीं हटाया गया। प्रस्ताव 2 के लिए लाए गए, वी रामास्वामी, दीपक मिश्रा, लेकिन यह प्रस्ताव संसद से पास नहीं हो पाया, प्रपोजल ही पास नहीं हो पाया संसद से। कोई दिक्कत? और ये चीफ जस्टिस नहीं थे, ये जजेस थे, अदर जजेस में। ठीक है, कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? यहां तक में कोई दिक्कत? आ रही बात समझ में? और जैसे ही राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो जाएंगे पद से हटा दिया जाएगा। ठीक, क्लियर हुआ? बेटा इलेक्शन कमीशन पे आने दो, तब बात करेंगे। अध्यादेश आपको बता दी गई थी 123, बहुत पहले ही बता दिया गया था, जब राष्ट्रपति जी पढ़ा रही थी तभी मैंने अध्यादेश ऑर्डिनेंस बता दिया था कि अध्यादेश का जो टेन्योर होता है वो 6 महीने 6 हफ्ते का होता है। आप प्लीज क्लासेस रेगुलर रखो बेटा अपनी, है ना? ठीक है, यही लेके आते हैं जजेस के अगेंस्ट कंप्लेन, लोकसभा और राज्यसभा के सांसद ही लेकर आते हैं। ठीक है, कि ऐसा मामला है। अच्छा, अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज अपना रिजाइन देना चाहता हो तो वो त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति जी को। नियुक्ति किसने की थी? राष्ट्रपति जी ने। तो त्यागपत्र भी, रिजाइन भी किसको देके जाएगा? राष्ट्रपति जी को देके जाएगा। इसका टेन्योर कब तक होता है? तो 65 साल। टेन्योर कब तक होता है? तो याद रखना, टेन्योर होता है 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज 65 ईयर तक अपने पद पर रहते हैं, और हाई कोर्ट के जज, अभी बता रही हूं, वहां उस दिन पूछूंगी, हाई कोर्ट के जज 62 ईयर तक अपने पद पर रहते हैं।
जब तक इनकी एज 62 वर्ष ना हो जाए। 62 ईयर्स एज तक अपने पद पर रहते हैं। यहां वो 65 वर्ष की आयु तक रहते हैं। यू ललित थोड़े समय पहले भारत के मुख्य न्यायाधीश बने थे, पता है कि नहीं पता? लेकिन आपको बड़ा कमाल लगा होगा, उदय उमेश ललित जी बहुत लिमिटेड टाइम के लिए, 2 महीने के लिए, 2 महीने के लिए ही क्या बने थे? मुख्य न्यायाधीश बने थे। क्यों हट गए? क्योंकि उनकी उम्र हो चुकी थी 65 वर्ष की। तो फिर उनको बनाया ही क्यों गया? क्योंकि बेटा सीनियरिटी में वो सबसे ऊपर थे, उन्हें नहीं हटाया जा सकता था। अब बताओ कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बेटा इंक्वायरी बैठी ही नहीं ना, प्रस्ताव ही फेल हो गए। इंक्वायरी बैठी ही नहीं, प्रस्ताव ही फेल हो गए। बताओ अब जल्दी जल्दी बताओ क्या कह रहे हो? सेशन कोर्ट तक आने दो अभी, ठीक है? नहीं, कोई 62 साल या 5 साल नहीं, ना ना ना, 65 ईयर तक की एज तक अपने पद पर रहेंगे। 65 ईयर की एज तक सुप्रीम कोर्ट का जज अपनी पद पर बना रहेगा। कोई 5 साल का टेन्योर नहीं होता। दिमाग लगाओ ना, अगर ऐसा होता तो यू ललित जी क्यों 2 महीने में हटते? बताओ। एक तो बात याद रखनी है दिमाग में, ठीक है? एक बात दिमाग में रखनी है, गलती से भी गलती नहीं करनी है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का टेन्योर जब तक उनकी 65 ईयर की एज क्लियर नहीं हो जाती, चाहे 2 महीने ही क्यों ना बचे हों और वो सीनियरिटी पे आता हो, उसको जज बनाया जाएगा। गड़बड़ी मत करना, ये जहां से भी तुम पढ़ लेते हो 5 साल, अरे 5 साल तुरंत दिमाग में डालना। अगर ऐसा होता तो यू ललित साहब क्यों बनते थोड़े समय के लिए, है ना? अगर 5 साल का ही टेन्योर होता तो समझना है, बुद्धि का प्रयोग करना है, ठीक है? आर्टिकल 125 क्या कहता है? कितना पेमेंट मिलता है? न्यायाधीशों का वेतन के बारे में बात करता है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस का वेतन कितना होता है? तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का वेतन होता है 2,80,000 पर मंथ। अदर जजेस जो हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका वेतन होता है 2,50,000। और जब हाई कोर्ट का मेन जज होता है तो उसका वेतन होता है 2,50,000 और अदर जजेस का होता है 2,25,000। ज्यादा कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं होता है किसमें? पेमेंट में। तो याद रखना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की इनकम 2,80,000 और अदर जजेस सुप्रीम कोर्ट के जो हैं उनकी इनकम कितनी रहती है? 2,50,000। और ये पैसा कहां से मिलता है इन्हें? तो याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड यानी संचित निधि से ये पैसा दिया जाता है। कहां से दिया जाता है? संचित निधि यानी कंसोलिडेटेड फंड से, जिसमें भारत का पैसा जमा होता है, ठीक है ना? भारत सरकार का पैसा जहां जमा होता है, ठीक। अच्छा, आर्टिकल 126 क्या कहता है? आर्टिकल 126 कहता है कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति द्वारा की जाएगी। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश को इंग्लिश में बोलते हैं एक्टिंग सीजेआई। क्या कहते हैं? एक्टिंग सीजेआई का अपॉइंटमेंट किसके माध्यम से किया जाएगा? एक्टिंग सीजेआई विल बी, एक्टिंग सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। ध्यान से सुनो, इस समय ऐसा हो कि भारत के अंदर मुख्य न्यायाधीश ही ना हो, तो फिर ऐसे में तो छोड़ा नहीं जा सकता, चीफ जस्टिस तो चाहिए ही चाहिए इंडिया का। तो ऐसे में प्रेसिडेंट साहब, आर्टिकल 126 प्रेसिडेंट साहब को यह पावर देता है कि प्रेसिडेंट साहब अपनी मर्जी से इन 33 जजेस में से किसी भी जज को कुछ समय के लिए क्या बना सकते हैं? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। लेकिन केवल कुछ समय के लिए है, इसीलिए इसे कार्यकारी या इसे कहा जाएगा एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है साहब, आ रही बात समझ में? आर्टिकल 126। आर्टिकल 127 क्या कहता है? तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, अडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट। इसका मतलब क्या है? देखो, एक बच्चा पूछ रहा है अब तक सबसे कम उम्र में कौन बना है सुप्रीम कोर्ट का जज? ये कुछ एक चीजें बेटा विद्यार्थी जीवन में, स्टूडेंट लाइफ में खुद भी खोजनी चाहिए। गूगल बाबा जिंदाबाद। अगर ऐसी कुलबुली मन में आए तो कभी कभी खोज लिया करो, अच्छी बात है, ठीक है? तो अडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट, अब ध्यान से सुनो, अडॉक जजेस का अपॉइंटमेंट क्या होता है?
33 अदर जजेस चाहिए, एक चाहिए मेन जज। लेकिन अभी ये कोरम पूरा नहीं है। अब ये कोरम पूरा नहीं है तो ऐसे में हाई कोर्ट के किसी भी जज को कुछ समय के लिए हाई कोर्ट के किसी भी जज को सुप्रीम कोर्ट में अपॉइंट कर देना, ताकि वो कोरम पूरा हो जाए, जितने जजेस की जरूरत है वो कोरम पूरा हो जाए, वो नंबर पूरा हो जाए, ये काम किया जाता है। इसे कहते हैं कि अडॉक पे, वो परमानेंटली मेंबर नहीं है, अडॉक पे, जैसे मैंने 2-3 दिन पहले बताया था अडॉक क्या होता है, तदर्थ क्या होता है। तो अडॉक पे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जजेस का अपॉइंटमेंट करते हैं। कौन करते हैं? प्रेसिडेंट साहब करते हैं। कब करते हैं? जब गणपूर्ति यानी कोरम पूरा ना हो, नंबर पूरा ना हो जजेस का। तो ऐसे में मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति के परामर्श पर नियुक्ति की जाती है। ये कहां से लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। कोई दिक्कत यहां तक मैं बताऊं? हाँ, यहां तक बताएं, यहां तक बताएं। जैसे नायक मूवी में एक दिन के लिए चीफ जस्टिस बनाया जाता है, ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक है, ये पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। ठीक, यहां तक समझ में आई? तो याद रखना, जब कोरम पूरा नहीं है, जितने जजेस चाहिए, तो ऐसे में कौन? सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, सीजेआई, वो बोलते हैं राष्ट्रपति जी से कि राष्ट्रपति जी मुझे जजेस चाहिए और मेरा कोरम पूरा नहीं है, मेरी गणपूर्ति नहीं है, कोरम पूरा नहीं है। तो फिर ऐसे में क्या करते हैं? राष्ट्रपति जी के परामर्श पर नियुक्ति करते हैं। कौन करते हैं? सीजेआई करते हैं। आर्टिकल 127, ये कहां से लिया गया है? फ्रांस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। एक बात याद रखना, ये जजेस जो रिटायर हो जाते हैं, ये कहीं पे भी फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ये कहीं पे भी फिर प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इन्हें अगर बाद में यूज करती है तो भारत सरकार ही यूज करेगी कि भाई अगर कभी कोरम पूरा नहीं है तो रिटायर्ड जजेस को बुला लिया, आर्टिकल 127 के तहत रिटायर्ड जजेस को बुला लिया, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। या नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में उनको बिठा दिया गया, लेकिन वो कहीं पे भी एज अ जज, एज अ लॉयर कहीं प्रैक्टिस नहीं करेंगे। ठीक है, 127 हुआ। 128 जो रिटायर जजेस हैं उनकी नियुक्ति, उनका अपॉइंटमेंट भी कहीं होता है, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया रिटायरमेंट के बाद ये कहीं काम नहीं करेंगे, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो काम किया जाएगा। तो आर्टिकल 128 कहता है रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति। रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति, भाई बहुत ज्यादा प्रेशर है काम का, बहुत सारे केसेस आ रखे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ये चाहते हैं कि हम इन केसेस का निपटारा जल्दी से जल्दी करें। तो ऐसे में फिर सीजेआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ही राष्ट्रपति जी के सलाह पर, उनकी एडवाइस पर बेसिकली उनको भेजता है कि ये इन जजेस को जो रिटायर हो चुके हैं हम बुलाना चाहते हैं 5 महीने के लिए, 6 महीने के लिए या 7 महीने के लिए, या इस केस पर, ताकि इस केस की सुनवाई हो सके। इन्हें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, तो उस टेन्योर के लिए रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति करना आर्टिकल 128। और ये भी किसके द्वारा की जाती है? ये भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन राष्ट्रपति जी की सलाह पर। ठीक है अजय, यही तो बताया मैंने, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग सीजेआई वो बनेगा जो सबसे सीनियर जज होगा सुप्रीम कोर्ट का, उसे बनाएंगे राष्ट्रपति जी। ठीक, आर्टिकल 129 ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख या रिकॉर्ड कोर्ट है, यानी सुप्रीम कोर्ट इज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। सुप्रीम कोर्ट में जो भी जजमेंट पास हुआ वो एज अ रिकॉर्ड रखा जाएगा। अभिलेख कोर्ट का मतलब, या रिकॉर्ड कोर्ट का मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी मामले में कोई भी फैसला दिया हो, वो फैसला लिखित रूप में रिकॉर्ड में रखा जाएगा, ताकि ऐसा ही केस जब कभी किसी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में आए तो क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में उसका फैसला ये रहा है, तो उस रिकॉर्ड के बेसिस पर वहां पर भी हाई कोर्ट में या लोअर कोर्ट में यही और इसी तरीके का फैसला दिया जाए। मेरी बात ध्यान से समझिएगा। इसका मतलब यह है कि इसके दिए हुए, यानी सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए निर्णय को एविडेंस के रूप में स्वीकार किया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में
ये वाला जजमेंट दिया था, तो हमें भी इस तरीके के मामले में इस जजमेंट के इतर नहीं जाना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट हाईएस्ट कोर्ट है। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं मिलती है, रिटायर्ड जजेस को पेंशन मिलती है, हमेशा आधी मिलती है। ठीक है, चलिए इतना हुआ आज के लिए, इतना ही। कल करेंगे इससे आगे बहुत अच्छे तरीके से। इससे आगे के लिए कल के लिए तैयार रहना, आर्टिकल 120 130 तक, कि इससे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन्हें किस तरीके से रखा जाता है, उसके ऊपर बात करेंगे। अभी तक जितने भी आर्टिकल बताएं सबको दिमाग में बिठा लेना, अच्छे तरीके से बिठा लेना, बिना किसी समस्या के बिठा लेना। ठीक, तो मिलते हैं कल, कल करेंगे आगे। ठीक।